राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिन्हें 3 श्रेणियों अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है। इस बार यह पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेत्री वैजयंती बाली, अभिनेत्री कोनिडेला चिरंजीवी, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक दिवंगत विंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण दिया गया है। भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना से अधिक सीटें जीतने के मिशन पर है। इस मिशन के हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 जनवरी को राज्य के तूफानी दौरे पर निकलेंगे, जिसमें एक ही दिन में 3 जिले शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 4 डिग्री कम है। राजभवन ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को Z+ सुरक्षा कवर बढ़ा दिया है। अयोध्या में राम भक्तों का बड़ी संख्या में आना जारी है। श्री राम जन्मभूमि स्थित रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में तो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भक्तों का उमड़ना जारी है। भाजपा ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। भाजपा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। इसमें बैजयंत पांडा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में एक और जहां राजनीतिक हलचल जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर फाइनल डील हो चुकी है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 100 नए बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। गृह, महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में 2 लाख से अधिक लोगों को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगी। नए जमीन अधिग्रहण कानून को लागू कराने और आबादी के मुद्दे को लेकर किसान सभा 30 जनवरी को ग्रानो प्राधिकरण पर प्रदर्शन करेगी। किसान गांव-गांव जाकर सभा कर 30 जनवरी के आंदोलन के लिए हजारों की संख्या में प्राधिकरण पर आने का आह्वान करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा कि इस बार ये कॉन्फ्रेंस और भी विशेष है, क्योंकि यह कॉन्फ्रेंस 75वें गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद हो रही है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों की इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे संविधान सभा से सीखने को बहुत कुछ है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने इतने सारे विचार, विषयों और मतों के बीच एक राय बनाने की जिम्मेदारी थी और वो उस पर खरे भी उतरे हैं। आप सभी को ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार ये कॉन्फ्रेंस और भी विशेष है। ये कॉन्फ्रेंस 75वें गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद हो रही है। 26 जनवरी को ही आज से 75 साल पहले हमारा संविधान लागू हुआ, यानी संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी देशवासियों की तरफ से श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। साथियों, पीठासीन अधिकारियों की इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी संविधान सभा से सीखने को बहुत कुछ है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने इतने सारे विचारों, विषयों और मतों के बीच एक राय बनाने की जिम्मेदारी थी और वो उस पर खरे भी उतरे। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पीठासीन अधिकारियों के पास यह अवसर है कि वो एक बार फिर संविधान सभा के आदर्शों से प्रेरणा ले। आप सभी अपने कार्यकाल में भी कुछ ऐसा प्रयास करें जो पीढ़ियों के लिए एक धरोहर बन सके। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस बार मुख्य रूप से विधानमंडलों की कार्य संस्कृति एवं समितियों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा होने वाली है। ये बहुत ही आवश्यक विषय है। आज जिस प्रकार देश के लोग
जागरूकता के साथ हर जनप्रतिनिधि को परख रहे हैं, उसमें इस तरह की समीक्षा और चर्चाएं बहुत ही उपयोगी होगी। कोई भी जनप्रतिनिधि सदन में जैसा आचरण करता है, उसके देश की संसदीय व्यवस्था को भी उसी तरह से देखा जाता है। सदन में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार और सदन का वातावरण निरंतर सकारात्मक कैसे बना रहे, सदन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इसके लिए इस कॉन्फ्रेंस से निकले ठोस सुझाव बहुत मददगार होंगे। साथियों, एक समय था जब अगर सदन में कोई सदस्य मर्यादा का उल्लंघन करे, उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई हो, तो सदन के बाकी वरिष्ठ उस सदस्य को समझाते थे ताकि भविष्य में वो ऐसी गलती ना दोहराए और सदन के वातावरण को, उसकी मर्यादाओं को टूटने न दे। साथियों, अमृत काल में आज देश जिन लक्ष्यों को तय कर रहा है, उनमें हर राज्य सरकार और वहां की विधानसभा की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की प्रगति तभी होगी जब हमारे राज्यों की प्रगति होगी, और राज्यों की प्रगति तब होगी जब इनकी विधायिका और कार्यपालिका साथ मिलकर अपने विकास का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। विधायिका अपने राज्य के ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति में जितनी सक्रियता से काम करेगी, उतना ही राज्य आगे बढ़ेगा। इसलिए समितियों के सशक्तिकरण का विषय आपके राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी अहम है। साथियों, एक प्रमुख विषय गैर जरूरी कानूनों के अंत का भी है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने करीब करीब 2000 से ज्यादा ऐसे कानून खत्म किए हैं जो हमारी व्यवस्था का नुकसान कर रहे थे। कुछ तो बिल्कुल कालबाह्य हो गए थे, एक प्रकार से बोझ बने हुए थे। न्याय व्यवस्था के इस सरलीकरण ने सामान्य मानवीय को मुश्किलों को कम किया है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाई है। पीठासीन अधिकारियों के रूप में अगर आप ऐसे कानूनों का अध्ययन करवाएं, उसकी सूची बनाएं और अपनी अपनी सरकारों के ध्यान आकर्षित करें, कुछ जागरूक विधायकों का ध्यान आकर्षित करें, तो हो सकता है कि बढ़ चढ़ करके काम करने के लिए सब आगे आएंगे। इसका देश के नागरिकों के जीवन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव होगा। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले वर्ष ही संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी है। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सुझावों पर भी चर्चा होनी चाहिए जिनसे नारी सशक्तिकरण के प्रयास और बढ़े, उनका प्रतिनिधित्व और बढ़े। 2021 में आपसे चर्चा करने के दौरान मैंने वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म के बारे में बात की थी। मुझे ये जानकर खुशी है कि हमारी संसद और हमारी राज्य विधायिका अब ई विधान और डिजिटल संसद के प्लेटफॉर्म के जरिए इस लक्ष्य पर काम कर रही है। मैं एक बार फिर आप सभी को मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सभी पीठासीन अधिकारियों को इस कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को सूबे के 179 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित कर पुलिस, खेल और परिवहन विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी। इस दौरान खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि भी सौंपी गई। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आपने एक ऐसी उड़ान भरी है जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स से लेकर एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स तक उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, मैं उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 199 खिलाड़ियों को, 7 कोचेस को यहाँ पर लगभग 62 करोड़ रुपया नकद पुरस्कार देकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपको सम्मानित किया है। इसके लिए माननीय योगी जी को और उनकी समस्त सरकार के मंत्रीगण और अधिकारियों को सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूँ। मेरे युवा साथियों, 2014 से पहले देश की अखबारों में
अगर हेडलाइन बनती थी तो घोटालों की बनती थी, चाहे खेल के क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है, आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और, जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में भी बढ़ोतरी की, खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया है। आज अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार में खेलो इंडिया एक ऐसा अभियान चला जहां पहले 4 वर्षों के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, तो अब अगले 5 वर्षों के लिए 3300 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर कर दिए हैं। खिलाड़ियों के लिए अगर खेलो इंडिया एथलीट आप हो तो 6,20,000 रुपए आपको मिलेगा। बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, यानी कि आपका रहना, खाना और ट्रेनिंग, इसका खर्चा भारत सरकार वहन करती है और 1,20,000 रुपए आपको जेब खर्च मिलता है। और अगर आप टॉप स्कीम में आते हो तो जो एलीट खिलाड़ी है कोर ग्रुप में, उनका रहना, भोजन, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और उसको 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से मिलता है, यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च मिलता है। अगर आप डेवलपमेंट एथलीट हो तो आपका रहना, भोजन, सारा भारत सरकार का खर्चा और 3 लाख रुपए आपको जेब खर्च अलग से मिलता है। आज खिलाड़ी को अपना खर्चा नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की ओर ज्यादा ध्यान देना है। तो आज मैं कह सकता हूं माननीय योगी जी, भारत में कभी 100 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जीते थे। इस बार जब एशियन गेम्स में हमारी टीम ने जाना था तो मैंने नारा दे दिया, इस बार 100 पार। तो मीडिया ने जैसे मैं मंच से उतरा मुझे घेर लिया, कहा पिछली बार 70 मेडल आए थे, 100 कहां से आएंगे, 50% कैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें पता था हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की है, आपने राज्य सरकार की ओर से मदद की है, मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से मदद की है और हमारे खिलाड़ियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। 70 से सीधा 107 मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है। और जब पैरा एशियन गेम्स की बारी आई तो इनमें से वो खिलाड़ी बहुत सारे यहां पर मौजूद भी हैं। मैंने उनके उस कार्यक्रम में भी कहा था, क्या एबल एथलीट्स का रिकॉर्ड तोड़ोगे, क्या आप भी 100 पार करके दिखाओगे। तो इन्होंने कहा था हम 107 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और आपने वही किया। 111 मेडल हमारे पैरा एशियन एथलीट्स ने जीते। लेकिन जितना आपने किया उससे आगे बढ़ चढ़कर सरकारों ने भी किया। आपने भी कल्पना नहीं की होगी कि मंच पर बुलाकर 6 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल जीतने वाले को दिया जाएगा। 6 करोड़ रुपया, कई पीढ़ियों का जिंदगी निकल जाती है, 6 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं होता। लेकिन आज देखिए, आज हमारे सामने चाहे IAS अधिकारी सुहास हो, हमारी धावक पारुल चौधरी हो, या फिर हमारे ऐसे ललित उपाध्याय हॉकी के खिलाड़ी हो, ऐसे अनेकों खिलाड़ियों के नाम में यहाँ बैठे ले सकता हूँ। आप सब ने वो करके दिखाया जिस पर आपको ही नहीं पूरे समाज और देश को आप पर गर्व है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री योगी ने बदायूं में HPCL कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन व 8 नए कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे।
इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बदायूं जनपद में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने की नई शुरुआत है। वह पर्यावरण की रक्षा के साथ ही अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने, युवाओं के रोजगार के लिए नए उद्यम स्थापित करने और इसके साथ ही इस क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा का भी नया संदेश दे रहा है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर, वेदों की इस धरती पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बदायूं जनपद के इस आर्थिक रूप से अत्यंत विपन्न क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का यह उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके न केवल एक नई शुरुआत है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने, युवाओं के रोजगार के लिए नए उद्यम स्थापित करने और साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा का भी एक नया संदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, कंप्रेस्ड बायोगैस के इस प्लांट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी बदायूं वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जब सरकारें अच्छी होती हैं, लोक आस्था का भी सम्मान करती है, जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए लोकतंत्र में उन भावनाओं का सम्मान करती है। आज यहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अन्नदाता किसानों की समृद्धि का, नौजवानों के रोजगार का, पर्यावरण की रक्षा का एक नया माध्यम बनने जा रहा है। और भाइयों बहनों, उसी अभियान को एक गति देने के लिए स्वयं केंद्रीय प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का बदायूं जनपद में आगमन हुआ है। बदायूं के साथ साथ प्रदेश के 8 जनपदों में, जिनमें जौनपुर है, अमेठी है, सीतापुर है, फतेहपुर है, बहराइच है, बरेली है, कन्नौज है, यानी इन सभी जनपदों में भी नए प्लांट स्थापित होने जा रहे हैं। एक प्लांट पर 50 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन 130 से लेके 150 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा और जब प्लांट बनकर के तैयार होगा तो लगभग 100 नौजवानों को नौकरी भी उसमें प्राप्त होगी। लाखों किसान उसके माध्यम से सीधे सीधे उनकी आजीविका में वृद्धि होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिसके कारण स्मॉग जैसी समस्या का समाधान होगा। आपने देखा भाई, जो प्लांट बनेगा यह 14 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएगा और 65 मीट्रिक टन इससे कंपोस्ट बनेगी। ये 8 प्लांट जब आप काम करने लग जाएंगे, 1,47,000 एकड़ खेती की समस्या का समाधान भी करेंगे। जो अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए हमने खेती को अधिक से अधिक जहरीला बना दिया, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं, इसका समाधान आज जिसको प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती कहा, जैविक खेती कहा, उस जैविक खेती के लिए जो केमिकल फ्री होगा उसके लिए कंपोस्ट देने का काम भी ये प्लांट उपलब्ध कराएगा। आपके विकास और भविष्योन्मुखी उन्नति का कारण बनेगा। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को यहां पर जितनी भी परियोजनाओं का आज लोकार्पण हो रहा है, इन सबकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं
कि हम सब प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत के अनुरूप नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करने में सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। एआईसीसी मुख्यालय में अजय माकन और जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए अजय माकन ने कहा कि डोनेट फॉर देश के जरिए क्राउड फंडिंग की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। अब उसी कड़ी में एक नया अध्याय डोनेट फॉर न्याय शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत आज सुबह 11 बजे से की गई है। इसके साथ ही अजय माकन ने यह भी कहा कि इसके जरिए आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि डोनेट फॉर न्याय कैंपेन का मकसद लोगों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनाना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्राउड फंडिंग के जिसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने 18 दिसंबर को शुरू करी थी, उसके अंदर आज एक नया अध्याय हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक अध्याय हमारे क्राउड फंडिंग के लिए माना जाएगा, डोनेट फॉर न्याय। और डोनेट फॉर न्याय आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है। हमारी वेबसाइट donateinc.in पे डोनेट फॉर न्याय शुरू हुआ है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि राहुल गांधी जी जो 6,700 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए चल रहे हैं, प्रति किलोमीटर हम लोगों से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के इस यज्ञ के अंदर आहुति दें और अपनी क्षमता के अनुसार इस आहुति के अंदर हिस्सा लें। इसमें जो लोग कम पैसे दे सकते हैं वो 1 पैसा पर किलोमीटर भी देंगे तो 67 रुपीज आ जाएगा, 67 रुपए आ जाएगा। अगर जो आदमी और थोड़ी सी क्षमता रखता है 10 पैसे देगा तो 670 रुपए दे सकता है। आज हम लोग यहाँ पर इसके लॉन्च करने पे, उद्घाटन पे हमने आमंत्रित किया था हमारे जितने डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ नजदीकी राज्य के नेताओं को, कि वो आए और इस यज्ञ के अंदर आहुति दें, जिसके अंदर हमारे माइनॉरिटी सेल के, हमारे प्रोफेशनल कांग्रेस के, हमारे राजस्थान के, हरियाणा के ये सभी साथी यहाँ पे, पंजाब के सिंगला जी यहाँ पे मौजूद हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 घंटे के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने जो क्राउड फंडिंग अभियान में इन डिपार्टमेंट्स और नजदीक के राज्यों ने हिस्सा लिया, पिछले 2 घंटे में 2 करोड़ रुपया हम लोगों ने जनरेट किया है पिछले 2 घंटे के अंदर। इससे पहले डोनेट फॉर देश के अंदर लगभग 17 करोड़ रुपया हम लोगों ने लोगों से, कांग्रेस के सिंपथाइजर्स ने दिया था। और ये 2 करोड़ रुपया और होकर के हम ये उम्मीद करते हैं कि आज 20 करोड़ के करीब हम लोग आज फिगर क्रॉस कर लेंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, राहुल गांधी जी की इस यात्रा में, इस यज्ञ के अंदर न्याय योद्धा बन करके इसके अंदर आहुति देने के लिए हमारे साथी जो नजदीक के राज्यों से और इन डिपार्टमेंट से आए हैं, इनका हम धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोगों ने दिया है, इन लोगों ने राहुल जी को 20 रुपए प्रति किलोमीटर से लेकर के 100 रुपए प्रति किलोमीटर तक दिया है। यानी 1,34,000 से लेकर के 6,70,000 रुपए तक के इन साथियों ने यहाँ एआईसीसी में आकर के डोनेट किया है, जिसकी वजह से आज 2 करोड़ रुपया हमने 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने, हमारे इन साथियों ने हमें दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ नई चीजें हम लोगों ने पिछले अभियान से सीख करके नई चीजें इसके अंदर दी हैं। एक जो हम लोगों की अभियान के अंदर जो नई चीज है वो ये है कि जो भी व्यक्ति 670 रुपए या उससे अधिक देगा, उसको राहुल गांधी जी के साइन किया हुआ टी-शर्ट हम लोग गिफ्ट के रूप में देंगे। और ये राहुल गांधी जी के साइन किया हुआ टी-शर्ट मैं अनुरोध करूंगा हमारे साथी जयराम रमेश जी से और सिंगला जी से, और वहां पर मालवीय जी और चक्रवर्ती जी, ये सब लोग एक एक टी-शर्ट हम लोग उठा करके आप सब लोगों को दिखाएं। ये राहुल जी का साइन किया हुआ टी-शर्ट हर एक उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो 670 रुपए या उससे अधिक डोनेट करेंगे। जो लोग भी 67,000 रुपए या उससे अधिक डोनेट करेंगे, उनको एक किट मिलेगा, किट गिफ्ट के रूप में मिलेगा। और उस किट के अंदर ये टी-शर्ट भी होगा और ये थैला भी होगा। इसके अंदर ये बैज होगा, ये बैंड होगा और ये स्टिकर होगा। जो भी व्यक्ति कुछ भी डोनेट करेंगे, उनको राहुल जी का व्यक्तिगत साइन किया हुआ लेटर उसके व्यक्तिगत नाम से उनको दिया जाएगा और ये उसी के उसी वक्त जनरेट होगा। राहुल जी का साइन किया हुआ लेटर ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में जिसमें वो चाहेगा, ये उस व्यक्ति को दिया जाएगा। और ये राहुल जी के साइन किया हुआ लेटर है जो व्यक्तिगत उस आदमी के नाम पे दिया जाएगा। और साथ में एक सर्टिफिकेट डोनेशन का,
जिसमें खरगे जी का, केसी वेणुगोपाल जी का और मेरा एज ट्रेजरर साइन किया हुआ सर्टिफिकेट भी उसी वक्त जनरेट होगा और उसी वक्त उसको मिलेगा। तो ये राहुल जी का व्यक्तिगत लेटर और ये सर्टिफिकेट, दोनों की दोनों चीजें उसी वक्त साथ के साथ में, हाथ के हाथ उसको वापस उसको जनरेट होकर के मिल जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि ये एक कैंपेन है जिसका मकसद केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना, लोगों के अंदर उत्साह पैदा करना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोश में, उनमें जोश भरना और उनका किसी न किसी प्रकार से एक उनका आहुति, राहुल जी जो यज्ञ एक तरीके से कर रहे हैं पूरे देश के अंदर जाकर के, उसके अंदर एक हिस्सा बनना हमारा इसका मकसद है। देहरादून में गन्ना मूल्य घोषित करने पर प्रदेश के किसानों द्वारा धन्यवाद एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई दी और कहा कि गन्ना किसानों के हित के लिए ऑनलाइन पर्ची सिस्टम की शुरुआत की गई, वहीं वन पेमेंट गेटवे की भी सुविधा दी गई है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि जनता के कल्याण के लिए जो सिस्टम पीएम मोदी ने देश में लागू किया है, वह सिस्टम हम उत्तराखंड में भी लागू करेंगे। कुछ चीजें जो गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की जो काम हुए हैं, उन कामों में जैसे गन्ना किसानों के हित में ऑनलाइन पर्ची सिस्टम शुरू किया गया है, वन पेमेंट गेटवे की सुविधा दी गई है। पहले के समय में कृषकों को समय पर पर्ची मिले, अब ये इशू था गन्ना मूल्य भुगतान का SMS लगातार देने का काम विभाग कर रहा है। कहीं पर कोई शिकायत हो तो आप लोग बता देंगे अलग से भी, और भी जो छोटी समस्याएं हैं वो भी आप सब बताएंगे। तो हमारा काम है कि हम इसको निस्तारित करेंगे, हम निस्तारण की ओर ले जाएंगे। सरलीकरण चीज़ों का हमने प्रारंभ किया है। ये मान के चलिए कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने जो सिस्टम लागू किया है, उस सिस्टम को हम उत्तराखंड के अंदर भी लागू करेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी उसी कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। जनता की सुविधा के लिए, किसानों की सुविधा के लिए, गरीबों की सुविधा के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए हम उस सिस्टम को बिल्कुल फॉलो करेंगे और उसको बिल्कुल लागू करेंगे। पेराई सत्र में इस बार जो गन्ना मूल्य में अगेती प्रजाति एवं सामान्य प्रजाति में हमने 20 रुपया इसकी वृद्धि की है, जिसमें अगेती प्रजाति का जो मूल्य है वो 375 रुपये प्रति कुंटल एवं जो सामान्य प्रजाति का 365 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया है। और इसके साथ ही चीनी मूल जो बाजपुर की है, किच्छा की है, इनका लघु आधुनिकीकरण किया गया है। इससे चीनी मिलों में जो उत्पादित होने वाली जो चीनी है वो अच्छी क्वालिटी की आ गई है। तो इस प्रकार से हर जगह पर सुधार की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। इसके पीछे हेतु यही है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उसका सरलीकरण हो जाए, उनका समाधान हो जाए, उनको सुविधा मिल जाए। आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी कीमत पर किसानों को कहीं पर भी जो है उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हर समस्या का समाधान हम करेंगे। गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम के तहत नवीन जो हमारी अच्छी शर्करायुक्त गन्ना की प्रजातियां हैं उनको बढ़ावा दिया गया है और भविष्य में भी गन्ना किसानों के हितों के दृष्टिगत रखते हुए हम जो जरूरी होगा वो सरकार काम करेगी। आप सब जो भी सुझाव हमको देंगे उन सुझावों पर अमल करते हुए उनको सरकार के कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। आगे सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। मैं आप सबको एक बार फिर से यहाँ पधारने पर, यहाँ आने पर आप सबका अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इतने जोश खरोश के साथ आगे बढ़े हैं और आगे सभी चीज़ों का समाधान जहाँ सरकार करेगी वहाँ आप सब भी सहयोगी बनेंगे। इतनी आप सबसे अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।